हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे CSIR नेट जोन 2013। ओके, तो यहाँ पे देखिए लीनियर अलजेब्रा का कंप्लीट सॉल्यूशन है। टोटल क्वेश्चन आपके 8 आए थे, जिसमें से पार्ट बी में से आपके 4 क्वेश्चन थे एंड पार्ट सी में से भी आपके 4 क्वेश्चन थे। इसमें कम ही क्वेश्चन आए थे लीनियर अलजेब्रा के। तो अगर आपकी मेरी पिछली वीडियोस देखनी है तो लीनियर अलजेब्रा क्वेश्चंस के नाम से प्लेलिस्ट है, आप मेरे चैनल पे जाइए, उधर आपको सभी पिछली वीडियोस मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल है पीडी टेक मैथ के नाम से, इसको ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। लेट ए बी गिवन मैट्रिक्स वेयर ए बी इज बिलोंग इन द सेट ऑफ रियल नंबर, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे हमें एक मैट्रिक्स गिवन है और रोज़ कितनी है, यहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़ 3 है एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, आपको जो मैट्रिक्स है क्या है 3x5 की है और इस मैट्रिक्स के अंदर जो ए एंड बी आपके पास है वो क्या है रियल नंबर्स हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए क्या है, देयर एग्जिस्ट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी फॉर विच दी कॉलम्स ऑफ ए आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें किस पे वर्क करना है, ए और बी हमें यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं कि ए और बी अगर आपके पास क्या कहा इसने फर्स्ट में कि देयर एग्जिस्ट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी फॉर विच, यानी कि कह रहा है कि आपके पास ए और बी कोई ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए कॉलम्स ऑफ ए, जो कॉलम्स हैं ए के, वो क्या हो जाएं लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएं। सेकंड ऑप्शन में इसने क्या कहा कि देयर एग्जिस्ट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी फॉर विच ए एक्स इज इक्वल टू 0 हैज़ एक्स इज इक्वल टू 0 एज द ओनली सॉल्यूशन। यानी कि एक टाइप से ये बोल रहा है कि या इसके पास एक ऐसा ए बी एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे क्या है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी द रोज ऑफ ए स्पैन ए 3 डायमेंशनल सब स्पेस ऑफ आर रेज टू द पावर 5। ओके, एंड फोर्थ क्या है, देयर एग्जिस्ट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी फॉर विच रैंक ऑफ ए 2। यानी कि क्या ए और बी की कोई ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी जिसके लिए रैंक क्या हो 2 हो। तो देखिए कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। आपके पास पहले तो जो मैट्रिक्स है उसको राइट कीजिए। मैट्रिक्स क्या है आपके पास 1 3 5 ए 13 एंड सेकंड रो क्या है 0 1 7 एंड 9 बी एंड द थर्ड रो क्या है 0 0 1 11 15। ओके, ये आपके पास मैट्रिक्स है 3x5 की है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए आपके पास जो फर्स्ट रो में पिवोट 1, ये आपका पिवोट है, ये भी आपका पिवोट है। ठीक है, अब आपको पता है कि जो रैंक क्या होता है मैट्रिक्स का, दिस इम्प्लाइज रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3, क्योंकि रैंक क्या होता है टोटल नंबर ऑफ पाइवोट। ओके, अब यहाँ पे देखिए पिवोट कितने हैं 1 2 एंड 3। ठीक है, फॉर ऑल ए बी, यहाँ पे आप ए बी को कुछ भी ले लो, 0 लो, नॉन जीरो लो, कुछ भी लो, लेकिन रैंक हमेशा क्या रहेगा इसका 3 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से जो फोर्थ ऑप्शन है वो तो इनकरेक्ट हो गया। इसने क्या कहा था कि क्या कोई ऐसा ए बी एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए रैंक आपका 2 आ जाए। तो यहाँ पे फॉर ऑल ए बी के लिए रैंक आपका कितना है 3 है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया। अब उसके बाद देखिए जो ऑप्शन थर्ड है क्या है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी the rows of a span a 3-dimensional subspace of r raised to the power 5। तो आपको पता है यहाँ पे जो ऑप्शन थर्ड है, we know that the dimension of row space is equal to रैंक ऑफ मैट्रिक्स। अब यहाँ पे मेरे को ये बताइए कि रैंक कितना है आपके पास, रैंक क्या है आपके पास 3, देन दिस इम्प्लाइज डायमेंशन ऑफ रो स्पेस कितना आ गया, डायमेंशन ऑफ रो स्पेस इज 3। तो यहाँ से आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो क्या हो गया, करेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या बताना था, डायमेंशन ऑफ रो स्पेस। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन क्या है, देयर एग्जिस्ट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी फॉर विच, जिसके लिए क्या हो ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे। तो कैसे करोगे सेकंड ऑप्शन को। अब हमें रिजल्ट पता है होमोजीनियस सिस्टम के केस में, इफ़ ए एक्स इज इक्वल टू 0, अगर आपके पास होमोजीनियस सिस्टम है, अगर आपके पास होमोजीनियस सिस्टम है
तो रिजल्ट क्या है आपके पास, देखिए, इफ़ ax इज इक्वल टू 0 देन, देखिए फर्स्ट है इफ रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज लेस देन n, अगर r लेस देन n है देन दिस इम्प्लाइज सिस्टम हैज़ इनफाइनाइट नॉन जीरो सॉल्यूशन। ओके, अगर आपके पास जो रैंक है वो लेस देन n है तो क्या आएगा आपके पास, इनफाइनाइट नॉन जीरो सॉल्यूशन। एंड सेकंड रिजल्ट आपके पास क्या है, इफ़ रैंक इज इक्वल टू n देन दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 0 इज ओनली सॉल्यूशन। ओके, अब यहाँ पे जो n है ये क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो एक चीज़ देखिए, जो रैंक आपका आया है मैट्रिक्स का, रैंक ऑफ ए यानी कि r आपके पास कितना है, 3 है, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आपके पास कितने हैं, 5। तो यहाँ पे देखिए जो 3 है क्या है, लेस देन 5 है, तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, ये कि इफ़ r लेस देन n देन सिस्टम हैज़ इनफाइनाइट नॉन जीरो सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है ये इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि इसने क्या कहा है कि ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट, बट अपने केस में क्या है, जो रैंक है वो क्या है, लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इस केस में क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, तो सेकंड ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया। फर्स्ट क्या है, देयर एग्जिस्ट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी फॉर विच द कॉलम्स ऑफ ए आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो इसको कैसे करोगे आप, देखिए रैंक आपके पास कितना है, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3 विच इज़ लेस देन 5, तो आपका ये भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर R3 with the standard inner product, let W be the subspace of R3 spanned by 1 0 -1। जो W आपके पास सबस्पेस है वो किससे स्पैंड है, 1 0 -1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेसिस फॉर द ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W। ओके, तो इसको कैसे करोगे, सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिस, हमें यहाँ पे बेसिस फाइंड आउट करनी है फॉर द ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W। किसके लिए हमें फाइंड आउट करनी है, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W के लिए हमें यहाँ पे बेसिस फाइंड आउट करनी है। तो उससे पहले हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि डेफिनेशन क्या होगी बेसिस की। देखिए अगर मैं बेसिस की यहाँ पे बात करूँ, देन व्हाट इज बेसिस, ए सबसेट S of a vector space V over F यहाँ पे क्या है, फील्ड है, is said to be a basis of vector space V over F if, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, फर्स्ट क्या है, if S consists of linearly independent vectors। ओके, अगर S के पास linearly independent vectors हो, एंड सेकेंड कंडीशन क्या है, S generates वेक्टर स्पेस V over F, यानी कि LS इज इक्वल टू V। ठीक है, अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है उसके बाद हम क्या बोलेंगे कि जो S सबसेट है वो क्या है, बेसिस है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए हमें किसका फाइंड आउट करना है, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट का। तो फर्स्ट व्हाट इज ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, क्या होगी डेफिनेशन ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट की, यहाँ पे देखिए ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, उसके बाद ही आप क्वेश्चंस को कर पाओगे ना, अगर आपको पता होगा। द सेट ऑफ all vectors, the set of all vectors that are orthogonal to W is called orthogonal complement of W।
यहाँ पे देखिए क्या कहा, द सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स दैट आर ऑर्थोगोनल टू डब्लू। ठीक है, यानी कि सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स जो कि क्या हो, ऑर्थोगोनल हो डब्लू के हर एक एलिमेंट के साथ, उसको हम क्या बोल देंगे, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ डब्लू। ठीक है, अब ऑर्थोगोनल का मतलब क्या है, यहाँ पे अगर मैं ऑर्थोगोनल की बात करूँ तो ऑर्थोगोनल का मतलब क्या है, इनर प्रोडक्ट ऑफ u विद v इज इक्वल टू 0। ये आपकी ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, बेसिस फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए पहले तो क्या होना चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होने चाहिए वो। तो हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हम इनको लीनियर कॉम्बिनेशंस में लिखेंगे और उसके बाद जो कांस्टेंट है आपके वो दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, 0, तभी हम बोलेंगे ठीक है कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। उसके बाद हमें ऑर्थोगोनैलिटी चेक करनी है। तो डेफिनेशन आपने देख ली, मैं यहाँ से इसको इरेज कर देती हूँ डेफिनेशन को। क्वेश्चन पे आते हैं हम, कैसे करोगे, सबसे पहले हमें लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ करना पड़ेगा बेसिस प्रूफ करने के लिए। ठीक है, और कैसे करते हैं हम लीनियरली इंडिपेंडेंट, देखिए जो W है आपके पास, सबसे पहले तो W क्या है, सबस्पेस ऑफ R3 spanned by 1, 0 and -1. Then this implies W is equal to spanning set of, किसे स्पैन है ये, 1, 0 एंड -1। ओके, अब हमें फर्स्ट ऑप्शन को लेके चलते हैं हम। सबसे पहले जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका, ये सेट बेसिस कब बनेगा, कि जब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो एंड ऑर्थोगोनल भी हमें प्रूफ करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे करोगे, सेट आपके पास ये है, देन कैन बी रिटन एज C1 इंटू 1, 0, 1 प्लस C2 0, 1, 0 इज इक्वल टू 0, 0, 0। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, C1 इज इक्वल टू 0 एंड C2 भी आपके पास क्या आ गया, 0। तो यहाँ से आपके पता चल गया कि लीनियरली इंडिपेंडेंट तो है, दिस इम्प्लाइज लीनियरली इंडिपेंडेंट। सेकंड हमें क्या प्रूफ करना है, इसकी इनर प्रोडक्ट चेक करनी है हमें। यहाँ पे देखिए जो ये सेट है इसका हर एक एलिमेंट कि जब हम इनर प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ, W के हर एक एलिमेंट के साथ, वो क्या आना चाहिए, 0। ठीक है, तो तभी हम उसको ऑर्थोगोनल बोलेंगे। तो देखिए फर्स्ट जो आपका है क्या है, 1, 0 एंड 1, इसकी हमें मल्टीप्लाई करनी किसके साथ, 1, 0 एंड -1। तो क्या आएगा इनर प्रोडक्ट जब आप यहाँ पे ओपन करोगे, तो 1 - 1 क्या आ गया, 0। एंड सेकंड आपके पास क्या है, 0, 1 एंड 0, और यहाँ से 1, 0 एंड -1। ओके, तो ये भी आपके पास क्या आ गई, 0 आ गई। तो ये बेसिस बनेगी। ठीक है, बेसिस फॉर दी ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। सेकंड को कैसे करोगे, सेकंड देखिए 1, 2, 1 एंड 0, 1, 1। ओके, तो यहाँ पे जब आप लीनियर कॉम्बिनेशंस में लिखोगे C1 इंटू 1, 2, 1 प्लस C2 0, 1, 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा, C1 इज इक्वल टू 0 एंड C2 भी आपके पास क्या आ जाएगा, 0। देन दिस इम्प्लाइज इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। और जब इनर प्रोडक्ट आप यहाँ पे करोगे 1, 2, 1 विद किसके साथ, 1, 0 -1, तो यहाँ से क्या आएगी इनर प्रोडक्ट 1, और यहाँ से क्या आएगा -1, 0। एंड सेकंड एलिमेंट की जब आप करोगे तो क्या है, 0, 1, 1 विद 1, 0 एंड -1। तो यहाँ से क्या आ गया, -1 आ गया विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये ऑर्थोगोनल नहीं है, तो इसलिए सेकंड ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया। ऐसे ही जब आप थर्ड और फोर्थ ऑप्शन को चेक करोगे तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन जो है आपके वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं बनेंगे। ठीक है, तो ओनली फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T रोटेट्स ईच वेक्टर इन R2 क्लॉकवाइज थ्रू 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T रोटेट्स ईच वेक्टर इन R2 clockwise through 90 degree, the matrix T relative to the standard ordered basis। यहाँ पे ये स्टैंडर्ड बेसिस हमें गिवन है। तो देखिए आपके पास एक रिजल्ट होता है इसके लिए, वो देख लीजिए पहले। यहाँ पे देखिए थीटा आपको क्या गिवन है, थीटा इज़ 90 डिग्री। ठीक है, अब रिजल्ट आपके पास क्या है, वी नो दैट
we know that a linear transformation rotates each vector through theta angle in anti-clockwise। यहाँ पे देखिए इसने क्या कहा है, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मीन्स यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, -90 डिग्री। ठीक है, इज क्या होगी, ए कोस ऑफ थीटा माइनस बी साइन ऑफ थीटा, ए साइन ऑफ थीटा प्लस बी कोस ऑफ थीटा। ठीक है यहाँ तक। देयरफॉर टी ऑफ ए बी क्या होगा, टी ऑफ ए बी इज, यहाँ पे देखिए एंटी क्लॉकवाइज है तो थीटा यहाँ पे क्या होगा, -90, देन ए कोस ऑफ -90 डिग्री माइनस बी साइन ऑफ -90 डिग्री, और यहाँ से क्या आएगा, ए साइन ऑफ -90 डिग्री प्लस बी कोस ऑफ -90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कोस ऑफ -90 डिग्री, कोस माइनस थीटा क्या होगा, कोस ऑफ थीटा, तो यहाँ से आपके पास आ गया ए कोस ऑफ 90 डिग्री माइनस, और बी साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा, देन बी साइन ऑफ 90 डिग्री, और यहाँ से क्या आ गया आपके पास, ये होगा ए साइन माइनस ऑफ ए साइन ऑफ 90 डिग्री, और यहाँ से क्या आ गया, प्लस बी कोस ऑफ 90 डिग्री, एंड वी नो दैट कोस 90 डिग्री इज 0, एंड यहाँ से क्या आ गया, साइन 90 डिग्री इज 1, तो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ से क्या बनेगी, बी माइनस ऑफ ए। ठीक है, आपके पास जो ट्रांसफॉर्मेशन आई ये होगी टी ऑफ ए बी इज बी माइनस ए, और स्टैंडर्ड बेसिस आपको क्या गिवन है, ये। ठीक है, देन यहाँ पे हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन फाइंड आउट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस बी, तो क्या होगी आपके पास, स्टैंडर्ड बेसिस फाइंड आउट कीजिए, देखिए कैसे करोगे। स्टैंडर्ड बेसिस हमें फाइंड आउट करनी है विद रिस्पेक्ट टू बेसिस बी। ओके, अब देखिए यहाँ पे टी ऑफ 10 क्या होगा, टी ऑफ 10 आपके पास टी ऑफ ए बी क्या है, बी माइनस ए, तो यहाँ पे जब आप पुट करोगे तो क्या आएगा, 0 -1, एंड कैन बी रिटन एज लीनियर कम्बिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड बेसिस 0 × 10 प्लस -1, और यहाँ पे क्या आएगा, 0 1। ओके, सिमिलरली टी ऑफ 0 1 is equal to 1 0, and can be written as 1 × 1 0 प्लस 0 × 0 1। ठीक है, तो यहाँ पे मैट्रिक्स आपकी क्या बनेगी, दिस इम्प्लाइज टी इज इक्वल टू 0 -1 1 0, तो ये मैट्रिक्स आपकी बन गई। अब देखिए ये मैट्रिक्स कहाँ पे है, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज let T Rn to Rn be a linear transformation, which of the following statements implies that T is bijective? T is bijective means 1 1 and on 2, तो यहाँ पे आपके पास एक रिजल्ट होता है वो अप्लाई होगा डायरेक्ट। यहाँ पे हमें यहाँ पे ये बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इम्प्लाई करेगी कि टी क्या हो जाए, बाइजेक्टिव हो जाए। ठीक है, तो ये डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है। रिजल्ट आपके पास क्या है, देखिए, लेट टी V/F2 V/F be a linear transformation, be a linear operator if V is finite dimensional, if V is finite dimensional, then rank of T minus nullity of T
इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी। ओके, और यहाँ पे डायमेंशन क्या है, यहाँ पे वेक्टर स्पेस है जो क्या है आर रेज टू द पावर एन है, तो डायमेंशन यहाँ पे क्या होगी, डायमेंशन ऑफ आर रेज टू द पावर एन इज एन। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, रैंक ऑफ टी माइनस नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू एन। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, दिस इम्प्लाइज टी इज बाइजेक्टिव। तो यही हमें प्रूफ करना था कि क्या यहाँ पे कंडीशन इम्प्लाई होगी कि टी आपका क्या हो जाए, बाइजेक्टिव हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, लेट ए बिलोंग्स टू M20 ओवर सी। यहाँ पे जो एंट्रीज होंगी आपकी कहाँ से बिलोंग करेगी, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से। द वेक्टर स्पेस ऑफ 10 क्रॉस 10 मैट्रिसेस विद एंट्रीज इन सी। सी क्या है यहाँ पे देखिए, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। लेट WA बी दी सबस्पेस ऑफ M10 ओवर सी स्पैंड बाय, यहाँ पे सेट दे दिया कि जिसे स्पैंड है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, यहाँ पे हमें डायमेंशन ऑफ WA फाइंड आउट करनी है कि क्या डायमेंशन होगी। देखिए सबसे पहले तो आपके पास क्या गिवन है, ए कहाँ से बिलोंग करती है, M20 ओवर सी। ठीक है, एंड सेकंड आपके पास क्या है, ए इज ए 10 क्रॉस 10 मैट्रिक्स। ओके, 10 क्रॉस 10 मैट्रिक्स, देन देयरफॉर इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी, इट्स करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन यहाँ पे एक्स रेज टू द पावर 10 प्लस A9 एक्स रेज टू द पावर 9 प्लस अप टू A0 आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0। ओके, या फिर आप यहाँ पे 1 आ जाएगा, A0 इज इक्वल टू 0। एंड ये हमें पता है कि ये एनिलेट करेगी मैट्रिक्स को। देन A रेज टू द पावर 10 प्लस A9 A रेज टू द पावर 9 प्लस, ये मैंने पिछली लेक्चर्स में करवा रखे हैं कि ये कैसे एनिलेट करता है। ओके, तो आप वहाँ पे जा कर के चेक कर लेना, ये आएगा A0 आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0। देन कैन बी रिटन एज A10 इज इक्वल टू माइनस ऑफ, यहाँ पे माइनस मैं कॉमन ले लेती हूँ, देन A9 A रेज टू द पावर 9 प्लस A8 A रेज टू द पावर 8 प्लस अप टू A0 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, तो यहाँ पे हम रीअरेंज कर सकते हैं इसको, A10 इज इक्वल टू माइनस ऑफ A0 प्लस यहाँ पे क्या आएगा, A8 A रेज टू द पावर 8 प्लस A9 A रेज टू द पावर 9। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमने A10 को इसके लीनियर कम्बिनेशंस में लिख लिया, A0 टू A9 के लीनियर कम्बिनेशंस में। देन दिस इम्प्लाइज, यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, देन दिस इम्प्लाइज WA स्पैन, किससे स्पैन होगा WA, A0 A1 अप टू A9, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने A9 को इसके लीनियर कम्बिनेशंस में लिखा है। ठीक है, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ से क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज डायमेंशन ऑफ WA इज लेस देन इक्वल टू 10। ओके, तो यहाँ से आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया, अदर 3 ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, लेट A बी ए कॉम्प्लेक्स 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स विद A रेज टू द पावर 3 इज इक्वल टू -1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। फर्स्ट क्या है, A हैज़ 3 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, सेकेंड वन इज A is diagonalizable over C, and the third one is A is triangularizable over C, and the fourth is A is non-singular। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे करेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। आपको क्या गिवन है, A रेज टू द पावर 3 इज इक्वल टू -1। देन करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ A इज x रेज टू द पावर 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टर्स यहाँ पे आएंगे, x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 1 एंड प्लस माइनस आयोटा स्क्वेयर रूट ऑफ 3/2। ओके, तो यहाँ से क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज A हैज़ 3 डिस्टिंक्ट रूट्स। ओके, देन दिस इम्प्लाइज, अगर आपके पास डिस्टिंक्ट रूट है तो आपको रिजल्ट पता है। देन दिस इम्प्लाइज A इज डायगोनलाइजेबल ओवर C,
डायगोनलाइजेबल ओवर सी, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स रूट्स भी हैं। और आपको पता है कि अगर ए डायगोनलाइजेबल है ओवर सी देन दिस इम्प्लाइज ए इज ट्रायंगुलराइजेबल ओवर सी। तो ऑप्शंस देखिए, यहाँ पे ए हैज़ 3 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ए हैज़ 3 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़। आइगन वैल्यूज यहाँ पे क्या है? ए हैज़ 3 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़, ये हमेशा ट्रू नहीं होगा, ठीक है। ये आपके रूट्स आए हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पे आइगन वैल्यूज़ की बात करूँ तो देखिए, अगर मैं मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स लूँ, ठीक है, माइनस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर मैं कंसीडर करूँ तो a⁻³ करने के बाद आपका क्या आएगा? माइनस ऑफ आइडेंटिटी, और इसकी जो आइगन वैल्यूज़ होंगी आपकी क्या होंगी? -1 -1 -1। इस केस में ये फेल है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन क्या है? ए इज़ डायगोनलाइजेबल ओवर सी, तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। थर्ड भी आपका करेक्ट है। ए इज़ नॉन सिंगुलर, तो इसकी जो रूट्स हैं सारे के सारे क्या हैं? नॉन जीरो हैं, ठीक है। तो ये हमेशा क्या रहेगा? नॉन सिंगुलर रहेगा, बिकॉज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉन जीरो। तो फोर्थ ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। कंसिडर द क्वाड्रेटिक फॉर्म्स क्यू एंड P given by QXYZW is x² plus y² plus z² plus BW² and PXYZW is x² plus y² plus CZW, then which of the following statements are true? First is P and Q are equivalent over C if B and C are non-zero complex numbers. Second is P and Q are equivalent over C if B and C are non-zero real numbers. Third is P and Q are equivalent over C over R if B and C are non-zero real numbers with B negative. And the fourth one is P and Q are not equivalent over R if C is equal to 0. तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इक्विवेलेंट होगी कब, उसके लिए कंडीशंस क्या हैं इक्विवेलेंट के लिए। तो देखिए, मैंने पिछली वीडियोज़ में भी बताया है कि इक्विवेलेंट के लिए क्या कंडीशंस हैं। मैं दोबारा से फिर रिपीट करूँगी इस चीज़ को। any two quadratic forms over C are isomorphic or equivalent if they have same rank। ओके, अगर सेम रैंक है तो उसके बाद हम क्या बोल देंगे कि एनी टू क्वाड्रेटिक फॉर्म्स ओवर सी आर इक्विवेलेंट। बट अगर हमें ओवर आर की बात करनी है तो वहाँ पे ओनली रैंक से काम नहीं चलेगा, उसके साथ एक और कंडीशन ऐड होगी सिग्नेचर की। देखिए क्या है, एनी टू क्वाड्रेटिक फॉर्म ओवर आर are isomorphic if they have same rank and same signature। ओके, अगर हमें ओवर आर के आइसोमॉर्फिक बात करनी है तो हम रैंक और सिग्नेचर दोनों को सेम दिखाएंगे, और अगर हमें ओवर सी बात करनी है तो हमें सिर्फ रैंक सेम दिखाना है, ठीक है। अब देखिए सिग्नेचर क्या होता है, व्हाट इज सिग्नेचर? सिग्नेचर क्या होगा? नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यूज माइनस नंबर ऑफ नेगेटिव आइगन वैल्यूज़। ओके, तो वो आपका क्या निकल के आएगा? सिग्नेचर। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्यू आपके पास क्या है? x² प्लस y² प्लस z² प्लस BW²। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे मैट्रिक्स बनाऊँ क्यू के कोरस्पॉन्डिंग, तो मैट्रिक्स आपकी क्या बनेगी? 1 0 0 0
एंड 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 बी। ठीक है, मैट्रिक्स आपकी ये होगी। अब यहाँ पे देखिए डायगोनल मैट्रिक्स है तो आइगन वैल्यूज यहाँ पे क्या होंगी, डायगोनल एंट्रीज होगी। आइगन वैल्यूज क्या क्या आएंगी यहाँ पे, 1 1 1 एंड बी। अब आपके पास क्या है, 4 आइगन वैल्यूज़ है। यहाँ पे देखिए 4 लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज है। देन रैंक ऑफ क्यू इज़ 4। ठीक है, इफ़ बी इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये यहाँ पे बी है। अगर बी नॉट इक्वल टू 0 है देन रैंक ऑफ क्यू इज़ 4 एंड रैंक ऑफ क्यू इज़ इक्वल टू 3 इफ़ बी इज़ इक्वल टू 0। ठीक है यहाँ तक। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, सिग्नेचर। तो सिग्नेचर क्या होगा, देखिए सिग्नेचर क्या होगा यहाँ पे, 4Q इफ़ B इज़ इक्वल टू 0 देन आइगन वैल्यूज़ क्या होंगी, आइगन वैल्यूज़ आर 1 1 1 एंड 0। ओके, देन रैंक ऑफ Q क्या होगा, फिर 3 होगा। एंड सिग्नेचर क्या होगा, सिग्नेचर देखिए नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यूज़, पॉजिटिव आइगन वैल्यूज़ कितनी है 3 एंड नंबर ऑफ नेगेटिव आइगन वैल्यूज़ कितनी है 0। तो सिग्नेचर यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब देखिए क्यू के केस में रैंक एंड सिग्नेचर दोनों के दोनों सेम है। ठीक है, तो अब हमें एक बार क्यू हमने देख लिया, उसके बाद सेकंड क्या है, पी का और देख लेते हैं हम कि पी के केस में क्या बन के आता है। उससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर बी आपके पास नॉन जीरो है, ये तो पता चल गया कि जीरो के केस में आपका ये आ गया, लेकिन अगर बी नॉन जीरो है तो उस केस में क्या रहेगा, देखिए इफ़ बी नॉट इक्वल टू 0 देन आइगन वैल्यूज़ क्या होंगी, आइगन वैल्यूज़ होंगी 1 1 1 एंड बी एंड रैंक क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ क्यू इज़ इक्वल टू 4 एंड सिग्नेचर यहाँ पे क्या होगा, देखिए सिग्नेचर यहाँ पे होगा नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यूज़ आपकी कितनी है 3 रहेगी हमेशा। अब यहाँ पे देखिए अगर बी आपका पॉजिटिव हुआ, ठीक है, अगर बी आपका पॉजिटिव हुआ तो नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यूज़ आपकी 4 होंगी एंड नंबर ऑफ नेगेटिव वैल्यू आइगन वैल्यू क्या होंगी 0, तो 4 आएगा सिग्नेचर। एक केस आपका क्या बनेगा कि अगर बी आपका नेगेटिव हुआ तो उस केस में सिग्नेचर क्या आएगा, नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यूज आपकी 3 होंगी एंड नंबर ऑफ नेगेटिव आइगन वैल्यू आपकी 1 होगी, तो उस केस में आपका सिग्नेचर 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये रैंक और सिग्नेचर आपका इक्वल नहीं आता है उस केस में जब आपका बी नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, बी नॉट इक्वल टू 0 है तो उस केस में यहाँ पे देखिए, और जब नेगेटिव आ जाता है बी तो यहाँ पे सिग्नेचर आपका सेम नहीं आएगा। अब हम एक बार क्यू का और देख लेते, पी का और देख लेते हैं पी के केस में क्या है। इधर देखिए कि पी की जो मैट्रिक्स बनेगी क्या आएगी, 1 0 0 0 एंड 0 1 0 0 0 0 0 C/2 एंड 0 0 C/2 0। ठीक है, ये मैट्रिक्स आपकी बन के आएगी। तो यहाँ पे आइगन वैल्यू आपकी क्या रहेगी, आइगन वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 1 1 C/2 एंड C/2। ठीक है, तो यहाँ पे रैंक कितना है, रैंक ऑफ P इज़ इक्वल टू 4 इफ़ C इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड रैंक ऑफ P इज़ इक्वल टू 2 इफ़ C इज़ इक्वल टू 0, इफ़ C इज़ इक्वल टू 0। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, सिग्नेचर। सिग्नेचर क्या होगा, देखिए सिग्नेचर आपका होगा 2 इफ़ C नॉट इक्वल टू 0 एंड पॉजिटिव। ठीक है, एंड सिग्नेचर इज इक्वल टू 2 इफ़ C नॉट इक्वल टू 0 एंड नेगेटिव। ठीक है, तो अब उसके बाद देखिए अब हमें किस पे डिस्कस करना है कि अगर C पॉजिटिव है, इफ़ C आपके पास क्या है, अगर C आपके पास पॉजिटिव है, यहाँ पे एक -C/2 आएगी। अगर C आपके पास पॉजिटिव है
तो देखिए देन 3 आपके पास पॉजिटिव आइगन वैल्यूज आएंगी, ठीक है, 3 आपके पास पॉजिटिव आइगन वैल्यूज आएंगी एंड 1 आपके पास क्या रहेगी, नेगेटिव आइगन वैल्यू। ओके, एंड सेकंड केस क्या है कि इफ़ सी इज़ नेगेटिव, अगर सी नेगेटिव हुआ देन उस केस में क्या आएगा, उस केस में भी 3 आपके पास पॉजिटिव आइगन वैल्यूज़ होंगी, ठीक है, एंड 1 आपके पास क्या आएगी, नेगेटिव आइगन वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि सिग्नेचर क्या बनेगा, सिग्नेचर और रैंक यहाँ पे सेम आएंगे। तो कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट होंगे यहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, पी एंड क्यू आर इक्विवेलेंट ओवर सी, रैंक आपका सेम है इफ़ बी एंड सी आर नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। सेकंड क्या है, पी एंड क्यू आर इक्विवेलेंट ओवर आर इफ़ बी एंड सी आर नॉन जीरो रियल नंबर्स, ओवर आर में हमें दिक्कत आएगी क्योंकि सिग्नेचर सेम नहीं आ रहा, तो सेकंड ऑप्शन आपका इनकरेक्ट होगा। थर्ड क्या है, पी एंड क्यू आर इक्विवेलेंट ओवर आर इफ़ बी एंड सी आर नॉन जीरो रियल नंबर्स विद बी, अगर बी नेगेटिव है तो उस केस में ठीक है, रैंक और सिग्नेचर आपका सेम था, तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। फोर्थ क्या है, पी एंड क्यू आर नॉट इक्विवेलेंट ओवर आर इफ़ सी इज इक्वल टू जीरो, तो फोर्थ आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, लास्ट क्वेश्चन इज ए लीनियर ऑपरेटर टी ऑन ए कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस वी has characteristic polynomial x cube into x minus 5 raised to the power 2 and minimal polynomial is x square into x minus 5, choose all correct options। first option क्या है, the Jordan form of t is uniquely determined by the given information, ठीक है। हमें एक चीज़ तो पता है कि जब भी हम जॉर्डन फॉर्म क्रिएट करेंगे, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म जब भी हम बनाएंगे तो उसके अंदर जो जॉर्डन ब्लॉक होंगे तो हम क्या देखते हैं कि मिनिमल पोलिनोमियल जो अपनी है, ठीक है, तो किसी एक आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग उस मिनिमल पोलिनोमियल की जितनी डिग्री है उतने ऑर्डर का एक ब्लॉक तो वहाँ पे पक्का मिलेगा, यानी कि 0 के कोरस्पॉन्डिंग 2 ऑर्डर का एक ब्लॉक पक्का मिलेगा, वहाँ पे 5 के कोरस्पॉन्डिंग एक 1 ऑर्डर का ब्लॉक पक्का मिलेगा, ठीक है। टोटल हमें कितने ब्लॉक बनाने हैं वहाँ पे, यहाँ पे देखिए कितने ऑर्डर की है कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल, 5 की, तो एक 2 ऑर्डर का ब्लॉक मिल गया, एक 1 ऑर्डर का ब्लॉक मिल गया, तो 2 ही पॉसिबिलिटी बचती है, 0 के कोरस्पॉन्डिंग सिर्फ एक 1 ऑर्डर का होगा और 5 के कोरस्पॉन्डिंग भी आपका फिर एक 1 ऑर्डर का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सेकंड ऑप्शन क्या है, देयर आर एग्जैक्टली 2 जॉर्डन ब्लॉक इन द डिकम्पोजिशन ऑफ टी। थर्ड ऑप्शन इज द ऑपरेटर इंड्यूस्ड बाई टी on the quotient space v by kernel of t minus 5i is nilpotent where I is the identity operator, and the fourth is the operator induced by t on the quotient space v by kernel of t is a scalar multiple of the identity operator। तो कैसे करोगे इसको, यहाँ पे देखिए t आपके पास लीनियर ऑपरेटर है, ठीक है, एंड कर्नल ऑफ t क्या है, कर्नल ऑफ t इज इक्वल टू 0 एंड दी करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल क्या है, करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल इज x3 इंटू एक्स माइनस 5 रेज टू द पावर 2, देयरफॉर algebraic multiplicity corresponding to eigenvalue 0 is 3 and the algebraic multiplicity corresponding to eigenvalue 5 is 2 and minimal polynomial क्या है आपके पास, मिनिमल पोलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 5, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए हमें पता है 4, देखिए देयरफॉर फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 0 एट लीस्ट 1 ब्लॉक, एट लीस्ट 1 ब्लॉक ऑफ ऑर्डर 2 एंड other less than or equal to 2, ओके। अब उसके बाद देखिए नाउ फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 5 एट लीस्ट 1 ब्लॉक ऑफ ऑर्डर 1, ठीक है। तो देखिए जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म क्या बनेगी आपकी, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ टी, ठीक है। तो क्या आएगी, 0 के कोरस्पॉन्डिंग आपका एक 2 ब्लॉक
टू ऑर्डर का ब्लॉक होगा 0 0 1 0, तो एक ही पॉसिबिलिटी बची, जो जो जॉर्डन ब्लॉक होगा वो 1 ऑर्डर का होगा। अब दूसरा क्या है कि 5 के कोरस्पॉन्डिंग आपका एक 1 ऑर्डर का ब्लॉक होगा, ठीक है, ये हो गया। तो दूसरा भी आपका 1 ही ऑर्डर का बनेगा, एक ही पॉसिबिलिटी बचती है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या है 5 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज जॉर्डन फॉर्म ऑफ T इज यूनिकली डिटरमाइंड, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, सेकंड आपका इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। अब हम थर्ड ऑप्शन को देखते हैं, कैसे करोगे थर्ड को। मिनिमल पोलोमियल ऑफ T इज x² इंटू x माइनस 5 गिवन है। नाउ अकॉर्डिंग टू प्राइमरी डिकम्पोजिशन थ्योरम, according to primary decomposition, V is isomorphic to direct sum of W1 with W2, where W1 is kernel of T square and W2 is kernel of T minus 5 identity, okay, and hence V by kernel of T minus 5 I is isomorphic to kernel of T square, okay. Then this implies V by kernel of T minus 5 identity is nilpotent, ठीक है, ओके। तो यहाँ से क्या आ गया, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया एंड फोर्थ ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया। तो सिर्फ 8 ही क्वेश्चन आपके आए थे जून 2013 में, ठीक है। तो आपका 2013 भी कंप्लीट हो चुका है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आपकी आएगी वो 2012 की आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए